अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जाएंगे एक बेसिकली एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स सी शार्प के हम वो देखेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और डाटा टाइप्स क्या होती हैं और इसी तरीके से वेरिएबल क्या होता है और हम उसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, और एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट ओपन करना है। ठीक है, जब विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। जब आप विजुअल स्टूडियो को ऑन करते हैं तो आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर। ठीक है, अच्छा, इस टूल को यूज़ करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर प्लेस है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे सेंटर स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स हैं कि जो भी वो इस टूल में या इस विजुअल स्टूडियो में चेंजिंग कर रहा होता है, ये अपडेट्स आ रही होती हैं, वो यहाँ उसका लिंक प्रोवाइड कर देता है। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी ट्यूटोरियल में या उसकी गाइडलाइंस में जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है इम्प्रूव यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, ये बेसिकली गाइडर्स हैं, आप इनको फॉलो करते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ टू मल्टीटास्क विथ माय वर्क। ठीक है, इम्प्रूविंग क्वालिटी विथ यूनिट टेस्टिंग। तो ये सारे अपडेट्स हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। तो क्लिक करेंगे आप न्यू प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये विंडो आएगी, न्यू प्रोजेक्ट की विंडो। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और पार्ट डिफाइन करना है ब्राउज करके, जिस फोल्डर में आप अपना प्रोजेक्ट या फाइल सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से पाथ डिफाइन कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के नाम से एक पाथ दिया हुआ है और ओके कर दूंगा। और कंसोल एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम विंडोज़ और वेब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिकली हम कंसोल पे काम करेंगे। ठीक है, इस नाम का एक और प्रोजेक्ट क्रिएट है ऑलरेडी, सो मैं इसको प्रोजेक्ट 1। ओके, देखिए ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और कुछ कोड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली ये कोड सी शार्प का कोड है। अभी हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो ऊपर रेफरेंस के तौर पे आई हुई हैं। ठीक है, और इसी तरीके से नेम स्पेस क्या है, क्लासेस क्या है, ठीक है, मेन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इस टूल के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं और चीज़ें क्या होती हैं। तो ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू। फाइल में नॉर्मल जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, न्यू से आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन से आप एग्जिस्टिंग कोई वेबसाइट या प्रोजेक्ट बनी हुई है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्लोज सोल्यूशन है, सेव करना है प्रोग्राम को, सेव ऑल करना है। रिसेंट फाइल्स जो आपसे मिस हो गई हैं या कहीं अगर आपने ओपन करना है, बहुत सारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको याद नहीं कौन सा मैंने रिसेंटली यूज़ किया, तो आप रिसेंट में आके उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जिट ऑप्शन है। इसी तरह एडिट में ऑप्शंस आ गए, एडिट के हिसाब से एडिटिंग के हवाले से कट, कॉपी, पेस्ट और भी मज़ीद। व्यू के हवाले से, व्यू में बेसिकली वो ऑप्शंस हैं कि बाज़ औक़ात आपका अगर ये टैब सोल्यूशन एक्सप्लोरर का एक टैब है, ये बताता हूँ मैं क्या है। अगर ये हाइड हो गया, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, तो व्यू में जाकर सोल्यूशन एक्सप्लोरर से भी उसे देख सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, टूल बॉक्स नहीं नज़र आ रहा होता, तो हम टूल बॉक्स की विंडो भी इस व्यू के ऑप्शन से इनेबल करवा सकते हैं। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से प्रोजेक्ट से रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे भी आ जाती हैं कि आपने कोई फॉर्म ऐड करना है, यूज़र कंट्रोल ऐड करना है, क्लासेस ऐड करने हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन हम हमारे प्रोजेक्ट पे जब राइट क्लिक करते हैं तो भी वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऑप्शन हैं डिबग करते वक्त हम यूज़ कर रहे होते हैं। टीम का ऑप्शन है, टीम फाउंडेशन एक TFS यूज़ होता है विच .NET के प्रोजेक्ट्स को की वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, तो हम उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह मज़ीद और भी ऑप्शन हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके बाद उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि
हमने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये सोल्यूशन प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली आपके जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक सोल्यूशन फाइल ही क्रिएट कर देता है। ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली कंटेनर होता है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। तो अभी सोल्यूशन फाइल में मैंने एक प्रोजेक्ट रखा है, एक प्रोजेक्ट ऐड किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपका ये आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिस्कस करते हैं, रेफरेंसेस क्या है ये भी डिस्कस करते हैं, और ये ऐप कॉन्फ़िग है, इसी तरीके से प्रोग्राम है। तो सबसे पहले फाइल आ गई प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप जो भी आउटपुट बनाने जा रहे हैं, कोई मतलब जो एप्लीकेशन आप डेवलप करने जा रहे हैं या कोई एक्सी बनाने जा रहे हैं, उनकी वर्जन्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, कॉपीराइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरीके से असेंबली या एक्सी का वर्जन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जब कोई किसी पीसी में हम इंस्टॉल करेंगे या कोई आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो वो किस वर्जन को यूज़ कर रहा है वो वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी से चेक कर सकता है। इसी तरीके से रेफरेंसेस बेसिकली क्या चीज़ है बेसिकली ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प सिस्टम, ये नेम स्पेसेस हैं। ठीक है, ये कंटेनर्स हैं। इन कंटेनर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन लाइब्रेरीज दी हुई हैं। ठीक है, ये उन लाइब्रेरीज का रेफरेंसेस है यहाँ पे। जैसे कि सिस्टम एक कंटेनर है, एक बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, और उस लाइब्रेरीज में हम यूज़ करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कलर की बात अगर मैं करूँ, कलर यूज़ करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का नेम स्पेस हमें यूज़ करना होगा सिस्टम, और सिस्टम के अंदर एक कंटेनर है, उसके अंदर हमें जाना होगा ड्राइंग में। ड्राइंग एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कलर की क्लास को हम कॉल करेंगे। ठीक है, ड्राइंग के ऑब्जेक्ट के अंदर कलर की क्लास को हम कॉल करेंगे तो हमें वो सारे के सारे कलर डिस्प्ले करवा देगा। तो उसके लिए हमें सिस्टम डॉट ड्राइंग को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, सिस्टम डॉट डाटा डॉट कोर, ये कुछ नेसेसरी फाइल्स होती हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये लेकर आ रहा होता है अपने साथ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ ऐड होते हैं। अच्छा इसी तरीके से बाद वक़्त हम पेपॉल की पेमेंट एपीआई यूज़ करते हैं या किसी और कंपनी की एपीआई से कोई सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका रेफरेंस भी हम यही दे रहे होते हैं। राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करेंगे तो उसका रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम मज़ीद उस रेफरेंस बेसिकली नेम स्पेस होता है, उसके उस नेम स्पेस को यूज़ करते हुए उसकी क्लासेस को और उनके ऑब्जेक्ट्स को या उनके मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे आगे कि हम किस तरह करते हैं। अभी इन रेफरेंसेस को समझना था तो वो ये ठीक है, रेफरेंस बेसिकली नेम स्पेसेस को ऐड करता है, उनका रेफरेंस अपने पास स्टोर करता है। अच्छा देख रहे होंगे आप, जिस तरह मैंने बताया रेफरेंसेस यहाँ पे स्क्रीन इस कोड फाइल के ऊपर भी ऐड हो रहा है। जिस तरह हम सी की जब प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें हम यूज़ करते थे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा ऐप कॉन्फ़िग क्या होता है? ऐप कॉन्फ़िग बेसिकली यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग मीन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वर्जन्स को। ठीक है, इसी तरीके से बाद हम डेटाबेस जब यूज़ करते हैं तो डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग्स को हम मेंटेन कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टोर करते हैं कॉन्फ़िग फाइल में, और भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये एक प्रोग्राम डॉट सी एस के नाम से एक फ़ाइल बना देता है। ठीक है, क्लास बन जाती है और क्लास के अंदर एक मेन का मेथड होता है, वॉइड मेन, इसे हम कहते हैं मेन का मेथड। और ये हमारा इस प्रोग्राम का या इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है कि जब भी हम बिल्ड करेंगे या जब भी हम रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को तो ये वॉइड मेन से स्टार्ट करेगा, ये इसका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम स्पेस है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर एक क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है। ठीक है, इसे हम मेथड कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह रन होता है। अभी हम रन अगर करते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ भी कोडिंग नहीं की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन
एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाने में, एंटर नेम, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रन करता हूँ। अच्छा, ये जो है कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट तो करवाया, लेकिन स्क्रीन आई और फिर चली गई। वो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उसके बाद स्क्रीन वेटिंग पर कोई कमांड नहीं दिया। तो यहाँ पे हम उसके लिए करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि जब तक रीड लाइन की कमांड क्या, ये मेथड क्या करता है कि ये वेट कर रहा होता है कि हम एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो देखें एंटर नेम फर्स्ट लाइन हमारा प्रिंट हुआ, और इसी तरीके से मैं इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा एंटर नेम, रीड लाइन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है एंटर प्रेस करने का। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो ये प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बेसिकली नेम स्पेसेस होते हैं। नेम स्पेस के अंदर हम उनकी क्लास को यूज़ करते हैं, उनके मेथड्स को कॉल कर रहे होते हैं। तो अभी देखिएगा आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस नेम स्पेस के अंदर ही एक क्लास हमारी प्रोग्राम की बनी हुई है, एक और क्लास हम बनाते हैं। हम इन क्लासेस और मेथड्स को आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ नेम स्पेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दे रहा हूँ। क्लास टेस्ट, ठीक है, और इसी तरीके से कर्ली ब्रेसेस ऑन किया और ऑफ कर दिया। और इसी तरीके से इस क्लास टेस्ट के अंदर भी मैं मेथड डिफाइन कर दे रहा हूँ, पब्लिक वॉइड मेथड 1, माई मेथड 1, ठीक है, और इसे क्लोज कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि आप जब यहाँ पे आएंगे और यूजिंग के कीवर्ड से जब भी आप नेम स्पेसेस को कॉल करते हैं तो यूजिंग का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका नेम स्पेस आ रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप जैसे ही डॉट लगाते हैं तो उसके क्लासेस आ गए। देखिए हमने यहाँ पे दो क्लास क्रिएट किया है इस नेम स्पेस के अंदर, प्रोग्राम और टेस्ट। तो जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ ये प्रोग्राम और टेस्ट की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि इस नेम स्पेस के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो आ जाएंगे। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, डॉटनेट को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हमें बिल्ट इन दे दी हैं कि हमें उसके लिए दोबारा वर्क नहीं करना। हमें बस उस नेम स्पेस को कॉल करके उसकी उस पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करनी है, आई मीन कि उस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करना है इस क्लास के, ठीक है। तो ये आसानियाँ माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दे दी हैं, ठीक है। तो उन लाइब्रेरीज़ को कहते हैं बिल्ट इन लाइब्रेरीज। और ये जो हम नेम स्पेस बना रहे होते हैं, हम जो कस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए, वो फिर हम इस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक तो आपको क्लियर होगा। आइए आगे हम चलते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जिसमें डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स तो पहले आते हैं, ठीक है। आइए हम डाटा टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स और डाटा टाइप्स और वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, रिजर्व कीवर्ड पे मैं भी आता हूँ। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले वेरिएबल देखिए, वी यूज वेरिएबल टू स्टोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीसेज में अपने डाटा को या इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं हम डिफरेंट पीसेज में और स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के, तो एक रिकॉर्ड हो गया उसका नाम, फिर इसी तरीके से मार्क्स, फिर इसी तरीके से एज। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम इसे अपने सिस्टम में कैसे स्टोर करें तो ये हम देखेंगे। ये हमने वेरिएबल बना लिया कि नाम जो है इस फील्ड में आएगा, मार्क्स जो है इस फील्ड में आएंगी, और एज जो है इस फील्ड में आएगा। अच्छा,
अब हम आगे चलते हैं और डाटा टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स बेसिकली, डाटा टाइप्स हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उसकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है, डाटा टाइप बेसिकली क्या है? वी यूज डाटा टाइप टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल, मीन्स विच टाइप ऑफ डाटा विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, और जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी टाइप भी हमें डिफाइन करनी होती है कि किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल में आएगा या किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे इस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ये देखें, यहाँ हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। लाइक अगर एक नाम आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, ये नाम है, तो हम उसको सी शार्प में इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग नेम और डबल कॉलन के डबल कोटेशन के साथ शकील जो नाम है वो आप लिख देंगे, या जो भी टेक्स्ट है आपका। इसी तरीके से कोई इधर न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, इंट एज और 25, क्योंकि इंटीजर है, न्यूमेरिक है, तो उसको डबल कोट हमने नहीं किया। इसी तरीके से वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हम लेटर्स से डिजिट के साथ दे सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, अंडरस्कोर इज ऑल्सो अ लीगल फर्स्ट कैरेक्टर बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, यानी कि हम अंडरस्कोर किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से सी शार्प के नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स। Recall that keyword is a word that is a part of C language. Means C language के कुछ अपने रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ऑलरेडी वो इस सिस्टम C शार्प के कंपाइलर में एज अ कमांड वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कीवर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट है, और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगा। ये रिजर्व कीवर्ड्स ये हैं: एब्स्ट्रैक्ट, कैच, एज, बेस, बूलियन, लॉक, इफ, इज, नल, ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि सिस्टम में एज अ कमांड यूज हो रहे होते हैं सी शार्प के कंपाइलर पे। ठीक है, अच्छा, ये एक और टेबल है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक में, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम इस तरीके से हम, और ये कि लीगल है या नहीं है, सेकंड कॉलम में ये बता रहा है। लाइक परसेंट एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से y2x ये भी लीगल है, इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ईयरली अंडरस्कोर कॉस्ट ये भी लीगल है। अंडरस्कोर 2000 अंडरस्कोर टैक्स ये लीगल तो है बट एडवाइजेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से चेकिंग अकाउंट, देखें इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो स्पेशल कैरेक्टर इलीगल है। डबल क्योंकि सी शार्प का अपना कीवर्ड है तो ये भी इलीगल है। 9 बाइट ये भी इलीगल है बिकॉज 9 बाइट, 9 is a number and first character is a digit, so we know first character cannot be a digit. ओके, सो हम आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये तो इंट्रो था कि ये वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें कुछ इनपुट्स लेंगे, उनको डिस्प्ले करवाएंगे और उन डाटा और उन इनपुट्स की टाइप डिफाइन करते हुए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरह हम डाटा इनपुट और शो करवा दें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे सम काइंड ऑफ वेरिएबल में। तो सबसे पहला जो है मैं वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में हमेशा आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, तो मैंने स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में नाम रख दिया नेम, स्टूडेंट नेम, नेम रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और वेरिएबल लिया और उसमें मैं लूँगा एज, इंटीजर। इंटीजर बेसिकली
न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और वेरिएबल है फ्लोट। फ्लोट में मैं लूँगा मार्क्स, ठीक है। मार्क्स बेसिकली हो सकता है 20.5, 45.5, 42.2, ठीक है। तो डॉट वैल्यूज़ जो होती हैं not more than 4 digits, not more than 4 digits after decimal or after point, so you can use float। ओके, इसी तरीके से मैं एक टाइप डिफाइन कर लेता हूँ बूलियन, या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये डिफाइन कर लिया नेम, एज और मार्क्स। आइए हम इसका यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा एंटर लाइन, ठीक है, और उसके बाद हम एक नेम के वेरिएबल में यूज़र जो भी एंटर करेगा उसको रीड करवा लेते हैं। तो रीड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, यूज़र जो भी टाइप करेगा वही रीड करके नेम के वेरिएबल में पास कर देगा। इसी तरीके से मैंने एक और प्रिंट करवाया कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लूँगा एंटर एज, ठीक है। और मैंने एज के वेरिएबल में एज स्टोर करवा लिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंसोल, अच्छा आपने ये देखा होगा यहाँ पे कि एक एरर लाइन आ रही है रेड कलर की, ये बेसिकली एरर को शो कर रहा होता है। यहाँ पे ये बता रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, यानी कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इंटीजर है, और जो रीड कर रहा है ये सिस्टम इनपुट को, ये एज अ स्ट्रिंग रीड करता है, ठीक है ना। ये कमांड रीड लाइन एज अ स्ट्रिंग रीड करती है। तो अब हमें यहाँ पे डाटा को कन्वर्ट करना होगा, कास्ट करना होगा। तो एक कमांड है, एक फंक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग के लिए या कन्वर्ट करने के लिए। वैसे तो और भी कन्वर्टिंग काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, अभी हम जो यूज़ करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट डॉट पार्स, एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम देते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, बल्कि कंसोल डॉट राइट लाइन से हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एंटर मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स प्रिंट करवाने के बाद हम मार्क्स में इनपुट ले लेंगे। अच्छा, ये जो है फ्लॉट होगा, फ्लॉट मीन्स डेसिमल वैल्यूज, not decimal, dot values like 40.2, 44.5, this kind of values। आगे जब हम डाटा टाइप्स की लिस्ट पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये हमने मार्क्स में स्टोर करवा लिया। फ्लॉट डॉट पार्स, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा इनपुट क्या आ रहा है। एंटर नेम मैंने कहा शकील अहमद, एंटर एज 25, एंटर मार्क्स 83.4, एंटर, ठीक है। और ये अभी इस लाइन पे है, एंटर मार्क्स ये आ गया 83.4, इसने मार्क्स रीड करके मार्क को असाइन कर दिया, और अब इस लाइन पे ये वेट कर रहा है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये क्लोज हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अच्छा, अब इन डाटा को डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग या क्लियर हो जाए कि वाकई ये कंपाइलर हमारा रीड कर रहा है, ठीक है, और डाटा को स्टोर कर रहा है वेरिएबल में। तो आउटपुट जनरेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि कंसोल बेसिकली सजेशन विंडो है, ठीक है, इसको इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। कंसोल डॉट राइट लाइन और
और यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया योर फिल्ड इंफॉर्मेशन इज, इसके बाद मैं इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकता हूँ। 2-3 तरीके हैं प्रिंट करवाने के, तो हम यहाँ पे 2 तरीका देखते हैं और बाकी के हम बाद में देखेंगे। पहला तरीका तो ये है कि इस तरीके से मैं सेपरेशन, ठीक है, और फिर इसी तरीके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी सेपरेशन को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा ताकि हमें पता चले कि दोनों डिफरेंट डाटा है। सबसे पहला काम, योर फील्ड इंफॉर्मेशन इज हेयर नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टू नेम कॉलन दिस कॉमा एज कॉलन दिस, फिर कॉमा मार्क्स कॉलन दिस, ठीक है। पहला तरीका ये है किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाने का कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड में। मैंने लिखा नेम में क्या आना चाहिए, पहला वेरिएबल नेम का, ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल एज का और फिर तीसरा वेरिएबल मार्क्स का, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं कि योर नेम इज़ हेयर, ठीक है, और नेम के बाद हम यूज़ करेंगे इस तरीके से, इसको बेसिकली कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, प्लस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा देंगे। इसी तरीके से हम एक काम कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, हमें जिस फॉर्मेट में डाटा प्रिंट करवाना है हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन प्लस का साइन और यहाँ पे अपना नेम का वेरिएबल प्रिंट करवाया। इसी तरीके से यहाँ पे हम एज डबल कोटेशन प्लस का साइन और एज का वेरिएबल प्रिंट करवा देंगे। इस मेथड को बेसिकली जो काम मैं भी कर रहा हूँ इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क्स प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल को इसने अपने क्यूरी में या अपने कमांड लाइन में कॉन्कैटिनेट कर लिया है और अब ये रिजल्ट जनरेट करवाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखें, एंटर फर्स्ट नेम, नेम 1, ओके, एंटर एज 25, एंटर मार्क्स 84.4, एंटर, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आया है, ये एरर जो आया है ये क्या है, यहाँ पे ज़रा समझने की ज़रूरत है। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। देखें, बेसिकली हमने यहाँ पे वेरिएबल्स तो डिफाइन कर दिए और कहाँ कहाँ वेरिएबल डिस्प्ले करवाने हैं वो भी बता दिया, लेकिन उनकी इंडेक्सिंग नहीं बताई। तो नेम की पोजीशन पे पहला वेरिएबल जो है, बेसिकली काउंटिंग सी शार्प में हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला जो वेरिएबल है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन 0 पे, ठीक है। दूसरा वेरिएबल एज पोजीशन 2 पे, यानी कि पोजीशन 1 पे। तीसरा वेरिएबल मार्क्स पोजीशन किस पोजीशन पे, 3 पे, लेकिन क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से है तो 0 1 2, यहाँ पे हम 2 प्रोवाइड करेंगे। सेव किया, रन किया और हम देखेंगे शकील एंटर 25, एंटर 84.2, एंटर, ये देखें, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया, उसको किस तरह प्रिंट करवाया और किस तरह रिजल्ट जनरेट करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल दिए गए हुए लिंक पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।